वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जर्मनी का रिकंस्ट्रक्शन। लास्ट वीडियो में देखा था हमने कि हिटलर ने पावर में आने के बाद अपने अकॉर्डिंग किस प्रकार उसने डेमोक्रेसी को डिमेंटलाइज किया था, धीरे धीरे डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था जर्मनी से और अपना कंट्रोल कर लिया था। अब हम देखेंगे कि उसने जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट मीन्स इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए। दैट वी विल स्टडी इन दिस वीडियो। Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economist Adalbert Sachse, who aimed at the full production and full employment through a state-funded work creation program. अब जी क्या होता है? तो हिटलर क्या था, उसको जी सब पता था, अगर इकोनॉमिकली आपका देश ज़्यादा डेवलप करेगा, इकोनॉमिकली सिचुएशन अच्छी होगी तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकता है। तो इसके लिए इकोनॉमिक रिकवरी, क्योंकि जैसे कि हम पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या था, वहाँ के इकोनॉमिक हालात काफ़ी बुरे हो गए थे। जो जर्मनी की करेंसी है उसकी वैल्यू कम होती जा रही थी, इंडस्ट्रीज़ शटडाउन हो चुकी थी और वहाँ ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी। और जो भी इंडस्ट्रीज़ अब लगा रहे थे वो यूएस से उनकी हेल्प कर रहा था, यानी उधार लेकर काम कर रहे थे। तो ऐसे समय में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमिस्ट एडल्बर्ट सेशे को दी, और जिनका एम क्या था, फुल प्रोडक्शन होनी चाहिए एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर हम कंट्री में फुल प्रोडक्शन चाहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन चाहते हैं, ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन चाहते हैं और सब लोगों के लिए काम चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन, एक नया। ये क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम अगर दूसरी कंट्री से लोन लेंगे और उस लोन लेकर स्टेट सारा काम खुद करेगी, यानी अपनी तरफ से काम शुरू करेगी, और जिससे क्या होगा, लोगों को काम मिलेगा और इनकी इनकम बढ़ सकती है। लाइक वो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करेगी, सड़कें बनवाने का काम करेगी। इससे क्या होगा? इससे देश में एक तो डेवलपमेंट होगी और लोगों को काम भी मिलेगा। क्लियर? इससे धीरे धीरे क्या होगा, देश में तरक्की हो सकती है। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज प्यूपल्स का वोल्क्सवैगन। तो इस प्रोजेक्ट के चलते हुए उन्होंने सुपर हाईवेज बनाए जर्मनी में। सुपर हाईवेज बनाने का मेन पर्पस क्या था कि इससे क्या होगा, पूरी कंट्री कनेक्टेड हो जाएगी। तो ज़्यादा अगर गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन होती है तो उन्हें ईजिली फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचाया जा सकता है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। क्लियर? एंड इन द फॉरेन पॉलिसी मीन्स हमारी जो दूसरी कंट्री के साथ जो पॉलिसीज हम अपनाते हैं, तो उसमें उन्होंने क्या किया? हिटलर क्वाइट क्विक सक्सेस, ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग नेशन इन 1933। तो उसने सबसे पहला स्टेप इसमें क्या किया? उसने लीग ऑफ नेशन जो थी, जैसे आज का यूनाइटेड नेशन है, अलग अलग नेशंस ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो उस समय एक लीग ऑफ नेशन थी, उसके अपने रूल्स और रेगुलेशन थे जिसके अकॉर्डिंग वहाँ जो भी उसके मेंबर कंट्रीज थे उसको काम करना पड़ता था। तो हिटलर ने देखा कि अगर उसे अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसे अपने अकॉर्डिंग ही काम करना है, तो इस लीग ऑफ नेशन से मुझे अलग होना पड़ेगा। तो उसने लीग ऑफ नेशन से अपने आप को अलग कर लिया, जर्मनी को निकाल लिया। नाउ ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशन। रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन द 1936। जो राइनलैंड एरिया था जहाँ पर उसके मेन रिसोर्सेज थे, कोयल माइंस, जिस पर अलाइज ग्रुप ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कंट्रोल कर लिया था, उसको उसने रीऑक्यूपाई मीन्स अपने आप वापस कंट्रोल में ले लिया। एंड ही इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले देखा जाए तो एक पूरी लार्जेस्ट एम्पायर थी जहाँ का एक एम्परर था, पर धीरे धीरे वो अलग अलग नेशन बन चुके थे। तो अब
हिटलर ने उनको इंटेग्रेटेड यानी रीयूनाइट कर दिया। उसके अकॉर्डिंग अगर एक ही कल्चर है तो उन सबको एक ही एम्पायर के अंडर होना चाहिए। तो उसने स्लोगन क्या दिया, वन पीपल, मीन्स सबका कल्चर एक है तो एक एम्पायर होनी चाहिए और एक ही लीडर होना चाहिए, दैट इज़ हिटलर। ही वॉज देन वेंट टू द रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सब्टनलैंड फ्रॉम द चेकोस्लोवाकिया। उसने जर्मन स्पीकिंग जो एरिया था सब्टनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया उसको भी अपने अंडर कर लिया एंड ग्लोबल अप द एंटायर कंट्री, यानी पूरी कंट्री में उसका कंट्रोल हो गया एक ही। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ द, और इतना जो भी सब उसने काम किया है, यानी लीग ऑफ नेशन से अलग हो गया है, राइनलैंड एरिया पर भी उसने कंट्रोल कर लिया है। नेक्स्ट उसने ऑस्ट्रिया जर्मनी को इंटेग्रेटेड किया है और सब्टन एरिया पर भी कंट्रोल कर लिया। तो इसमें क्या बाकी जो अलाइज ग्रुप थी, जो दूसरी पावरफुल कंट्रीज थी, उसको कोई रोक नहीं रहा था, नहीं, तो उसे इनकी अनस्पोकन सपोर्ट मिल रही थी। कैसे? क्योंकि उन सोच रहे थे कि जितना हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो भी हमने हार्श ट्रीटी अपनाई थी, दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज, जो हमने उनके साथ गलत बिहेव किया था, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें लीनियट होना पड़ेगा, तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं बोले। एंड दिस क्विक सक्सेस एट होम अब्रॉड सीम टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। तो जो उसे इस बारे में जो सक्सेस मिली थी इन कामों में, जिस कारण से जर्मनी की डेस्टिनी चेंज हो रही थी। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर। अब हिटलर जहाँ नहीं रुका, उसने आगे क्या किया? Sashi had advised Hitler against the investing hugely in the rearmaments, as the state still can reign on the deficit financing. उसने हिटलर ने दूसरी कंट्रीज़ को अपने अंडर करना चाहा कि जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ उसके अंडर होती जाएंगी तो उनके रिसोर्सेज उसके पास होंगे, जिससे वो ज़्यादा एक डेवलप कंट्री और स्ट्रॉन्ग कंट्री बन सकता है। क्योंकि अगर हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं अलग अलग प्लानिंग करके, तो हमारे पास तो ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसे स्लो प्रोसेस होगा, स्लो प्रोग्रेस होगी। तो इसके लिए हमें एक दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, दैट इज़ वॉर। तो इसलिए वो ज़्यादा रीऑर्नामेंट्स, यानी जो वॉर में हम वेपन्स यूज़ करते हैं, हथियार यूज़ करते हैं, उन पर वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था, खर्च कर रहा था, जिसके लिए सैशे जो उसका इकोनॉमिस्ट जो सलाहकार था उसने इसे मना किया। पर हिटलर क्या है, वो किसी की बात नहीं मानने वाला था, जो उसका मन में होता है उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा था, तो उसने उसको मना किया, जिस कारण से सैशे ने वहाँ से यानी जर्मनी को छोड़ दिया। उसने किस लिए मना किया था? उसने कहा था कि हम पहले ही जो भी इंडस्ट्रीज हमारी डेवलप हो रही है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स हम लोगों से उधार लेकर, दूसरी कंट्री से उधार लेकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे समय में हमें ज़्यादा वॉर के ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए। पर हिटलर ने वॉर को ही रास्ता चुना था इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने का, क्योंकि इस तरह से उनको वहाँ के रिसोर्सेज को अपने अंडर, अपने कंट्रोल में लेगा, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए। इसलिए उसने सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया। जब उसने पोलैंड पर अटैक किया तो पोलैंड की हेल्प करने के लिए फ्रांस और इंग्लैंड आगे आए, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ थी पोलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड यानी एक थे। पोलैंड के साथ उनकी ट्रीटी साइन थी कि अगर कोई भी हेल्प होगी, कोई बाहर से कोई अटैक करेगा तो उस समय फ्रांस और इंग्लैंड उसकी हेल्प कर सकेंगे। इन सितंबर 1940 ट्रीपार्टाइट पैक्ट वाज साइन। तो ट्रीपार्टाइट मीन्स 3 कंट्रीज़ के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई, दैट इज़ जर्मनी, इटली एंड जापान, एंड स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, ताकि इंटरनेशनल पावर्स मीन्स सबसे मेन पावर करने का जो एम है, बनने का हिटलर का एम है, उसको पूरा किया जा सके। Puppet regime supportive of Nazi Germany was installed in large part of the Europe. By the end of 1940, Hitler was at a pinnacle of his power. तो इस तरह जब एक तरफ क्या थे, कौन सी कंट्रीज थी, दैट इज़ जर्मनी, इटली एंड जापान, और एक तरफ कौन थे, पोलैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड। इस तरह 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो चुकी थी और 1940 तक हिटलर वाज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर।
सी इन दिस मैप ऑफ हियर इज जर्मनी। जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया पोलैंड को कंट्रोल करने के लिए, और उसकी हेल्प करने के लिए फ्रांस और इंग्लैंड आगे आए। और आगे लड़ाई में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई है, तो जर्मनी को दोनों फ्रंट पर देखना पड़ेगा। ऑन द वेस्ट साइड फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम, एंड फ्रॉम द ईस्टर्न साइड जहाँ से। क्लियर? ऐसी सिचुएशन में जब आएगी तो धीरे धीरे जर्मनी की पावर कम होती जाएगी। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कैंकरिंग ईस्टर्न यूरोप। अब ईस्टर्न यूरोप ईस्ट साइड के यूरोप पर कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ा, जो उसका मेन एम था। ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज, लिविंग स्पेस फॉर द जर्मन्स। वो चाहता था कि ज़्यादा फूड सप्लाई, यानी जो वहाँ के लोग हो उनकी फूड सप्लाई अच्छे से हो सके, उनको खाना मिल सके, और उनके रहने की जो स्पेस है उसको बढ़ाया जा सके। सो ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941 में उसने सोवियत यूनियन पर अटैक किया। इन दिस हिस्टोरिकल ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एयर बॉम्बिंग एंड ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज। तो ये सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं ब्लंडर मीन्स गलत स्टेप था जो हिटलर ने उस टाइम उठाया था, कि जो उसने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया था। तो इस समय ब्रिटिश ने एरियल बॉम्बिंग मीन्स जो उनकी नेवाल फोर्स थी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, एयरफोर्स, उधर से उन्होंने जर्मनी पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो ईस्टर्न फ्रंट में सोवियत आर्मीज़ की तरफ से भी उनको अटैक का सामना करना पड़ रहा था। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at the Stalingrad. Stalingrad एक प्लेस है जहाँ पर जो सोवियत आर्मी थी, दैट इज़ रेड आर्मी, उनको हार का सामना करना पड़ा, वो पीछे हटते जा रहे थे। After this, the Soviet Red Army hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of the Berlin. यानी वो धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे थे जब तक जर्मन सोल्जर बर्लिन प्लेस तक नहीं पहुंचे। Meanwhile, USA had resisted involvement in the war. It was unwilling to once again face all the economic problems that the First World War had caused, but it could not stay out of the war for long. अब तक जो USA था वो वार से पीछे हटता जा रहा था, कि वार में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो कुछ भी गलत हुआ है, जितना इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा है यूएसए को, वो दोबारा ऐसी सिचुएशन नहीं लाना चाहता था। इसलिए वो चाहता था कि वॉर में इन्वॉल्वमेंट ना हो, बट ज़्यादा लंबे समय तक वो वॉर से लग नहीं रह सका। जापान वाज एक्सपेंडेड इट्स पावर इन द ईस्ट। जापान अपनी पावर ईस्ट साइड से अपनी पावर को ज़्यादा बढ़ाता जा रहा था, कंट्रोल करता जा रहा था। एंड इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना पर उसने कंट्रोल कर लिया, एंड वाज प्लानिंग अटैक ऑन यूएसए नेवल बेसिस इन द पैसिफिक। और पैसिफिक ओशन में जो यूएसए की नेवल बेसिस थे, जो उनके हार्बर थे, वहाँ पर कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रहा था, जिस वजह से यूएसए को वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, जब जापान ने अपनी सपोर्ट हिटलर को दी, यानी हिटलर का साथ देना शुरू किया, एंड बॉम्ब द यूएसए बेस, और यूएस के जो पर्ल हार्बर जो नेवाल बेसिस थे वहाँ पर उसने बॉम्ब फेंके। तो इसका रिवेंज लेने के लिए यूएसए एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो यूएसए ने भी सेकेंड वर्ल्ड वार में एंट्री ली। द वार वाज एंडेड इन मई 1945, और जो सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में फिनिश हुई और हिटलर की डिफीट हुई। एंड एट दैट टाइम यूएसए ड्रॉपिंग द एटम बम ऑन द हिरोशिमा इन जापान। तो उस समय यूएसए ने जापान पर एटम बम फेंके। उनके मेन प्लेसेस है जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, दैट इज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी। इस तरह अगर हम देखते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी जर्मनी की डिफीट ही होती है। और यही जो सिचुएशन है जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ी थी, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द
स्मॉल बॉय हेलमेट एंड हिज फादर, कि उसके फादर ने क्यों सुसाइड किया था, क्योंकि वो नाज़ी पार्टी को सपोर्ट करता था। इस कारण से अब उनकी जर्मनी की हार हो चुकी थी, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसा ट्रीटमेंट उन्होंने यूज़ के साथ किया था, जो वहाँ के लोग थे, एक अलग रेसिस थी, वैसा ही जो यूएसए मीन्स जो लाइस ग्रुप अब जीत के उनके साथ वैसा बिहेव ना करे। इस कारण से उसने सुसाइड कर लिया था। क्लियर दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ द हिटलर और द वर्ल्ड व्यू ऑफ द हिटलर। हिटलर कैसा वर्ल्ड चाहता था, कैसे लोगों को सर्वाइव करना चाहता था, to make the Germany a strong nation. Thank you for watching the video.